हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक और चैप्टर करेंगे जो कि है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये भी चैप्टर हमारा बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो जो हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो देखा जाए तो जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ना, ये एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। ठीक है, देखो जो हमारा बिजनेस होता है उसमें जो भी हमारा पैसा होगा ना, वो मेनली यहाँ पे दो जगह पे हम लगाते हैं। पहला होता है हमारा फिक्स्ड असेट्स, दूसरा होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। जो हमारी फिक्स्ड असेट्स होती है ना, वो होती है लाइक मशीनरी हो गई, लैंड बिल्डिंग हो गए। ठीक है, कोई ना कोई हमारा प्लांट हो गया। ठीक है, इन सब में जो हम पैसा लगाते हैं और ये सब चीज़ें हम खरीदते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, हमारी फिक्स्ड असेट्स कहलाती है। वहीं पे अगर हम दूसरे हाथ देखें तो इन जो फिक्स्ड असेट्स को सही से इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। देखो जो वर्किंग कैपिटल होता है ना, ये हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरी करने के लिए होता है बेसिकली। और इसका जो मेन काम होता है ना, वो यही होता है जो हमारी फिक्स्ड असेट्स है ना, उसको हम एफिशिएंटली यहाँ पे यूज़ कर पाएँ। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। और यहाँ पे रही बात वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, तो ये क्यों होता है, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी हमारी वर्किंग कैपिटल है, उसकी जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी ना, ऑप्टिमम अमाउंट में, जो भी उसकी सही अमाउंट में हमें रिक्वायरमेंट होगी, उसको डिटरमाइन करने का काम कौन करता है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करता है। तो आई होप इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आइडिया लग गया होगा, समझ में आ गया होगा कि भाई होता क्या है। फिर इसके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके मीनिंग को ना यहाँ पे दो कंसेप्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट, दूसरा है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट। तो जो हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट है, ये क्या बोलता है, देखो इस वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है, वो क्या होता है, टोटल ऑफ करंट असेट्स ऑफ द बिजनेस। जितनी भी हमारी बिजनेस में करंट असेट्स है, उन सबका जो टोटल होगा ना, वो हमारा क्या होगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में भी सीधे सीधे यही वाली बात बोल रखी है कि वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल ऑफ करंट असेट्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेट वर्किंग कंसेप्ट। क्या बोलता है नेट वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट, ये बोलता है कि जो भी हमारी वर्किंग कैपिटल होती है ना, वो क्या होती है, एक्सेस ऑफ द करंट असेट्स ओवर द करंट लाइबिलिटी। मतलब कि नेट वर्किंग कैपिटल के अकॉर्डिंग, इस वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारी करंट असेट्स है ना, वो हमारी करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। जो उसका एक्सेस होगा ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। तो नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। देखो जब भी हमने कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला सुना होगा कि भाई वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो हम बोल देते हैं भाई करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। उसका मतलब यही होता है कि एक्सेस ऑफ द करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी, मतलब कि हमारी जो करंट असेट्स है वो कितनी ज़्यादा है अमाउंट में करंट लाइबिलिटी के कंपेरिजन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में भी यही बोला है कि इट हैज़ ऑर्डिनरली बीन डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ द करंट असेट्स ओवर द करंट लाइबिलिटी। तो ये था हमारा नेट वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल। भाई कितने टाइप की हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, देखो ये अलग अलग बेसिस पे होती है। कंसेप्ट के बेसिस पे हमने देख ली, दो टाइप की है, एक है हमारी ग्रोस और एक है हमारी नेट। लेकिन जो नीड है ना, नीड के अकॉर्डिंग हमारी और दो कैपिटल्स हैं। पहली हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल, दूसरी हमारी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। लेकिन ये जो है ना काइंड और टाइप्स पढ़ने से पहले हम ज़रा इसका नेचर देख लें कि वर्किंग कैपिटल होता है ना, इसका क्या नेचर होता है, इसकी क्या नीड होती है। देखो क्या होता है, अलॉन्ग विद द फिक्स्ड कैपिटल ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस रिक्वायर वर्किंग कैपिटल थ्रू द एक्सटेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिफर इन द डिफरेंट बिजनेसेस। देखो हर एक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें फिक्स्ड असेट्स के साथ क्या क्या होते हैं, हमें वर्किंग कैपिटल की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बस ये अलग बात होती है कि जो डिफरेंट हमारे जो भी बिजनेस होते हैं उसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है वर्किंग कैपिटल की, लेकिन रिक्वायरमेंट होती हर जगह पे है। ठीक है, ये नहीं कि एक जगह पे रिक्वायरमेंट है तो दूसरी जगह पे नहीं है, ऐसा नहीं है। हर बिजनेस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, बस डिफरेंट होती है डिफरेंट बिजनेसेस के हिसाब से। दूसरा इसमें ये बोला गया है जो वर्किंग कैपिटल होती है, ये क्या करती है, ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, ये कहाँ ये इसकी ज़रूरत होती है, कहाँ इसकी नीड होती है, जहाँ पे आपको डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करना होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक रॉ मटेरियल को परचेज़ करने से, ठीक है, जब तक कि वो
क्या हो जाए, गुड्स पे कन्वर्ट ना हो जाए और उसमें एडिशनल कॉस्ट ना लगे और वो सोल्ड ना हो जाए, उसके बीच में जितने भी खर्चे आते रहेंगे उन सारे खर्चों को मीट करने के लिए, उन सारे खर्चों को पूरा करने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। तो आप समझ गए होंगे, इसको मैं और भी अच्छे तरीके से आगे समझाऊंगी। अभी के लिए बस इतना मानो कि जो हर कोई बिजनेस एंटरप्राइज को क्या होती है, वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। डिफरेंट बिजनेस को डिफरेंट तरीक़ों से इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या करता है, डे टू डे जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती है उनको रन करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। चाहे वो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी स्टार्टिंग होती है रॉ मटेरियल को परचेज़ करने से, और ये कहाँ जाके एंड होता है, जब तक कि आपका जो गुड होता है वो सोल्ड ना हो जाए। और सोल्ड होने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि आपने गुड्स बेच दिए तो आपके पास पैसे आ गए, नहीं। आप क्या करते हो, कभी कभी क्रेडिट में भी काम करते हो, ठीक है। तो आपने जो सेल की है ना वो इंस्टेंटली आपकी पैसों में कन्वर्ट नहीं होती। तो उस तब तक भी, जब तक आपके हाथों में पैसा ना आ जाए ना प्रॉपर, तब तक ये क्या करता है, आपके सारे खर्चों को मीट करता है। कौन, हमारा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसको मैं आगे और भी एक डायग्राम से समझाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए देखो और भी इसमें क्या क्या चीज़ें बोली हुई हैं कि जो भी हमारा सफिशेंट, अगर हमारे पास सफिशेंट वर्किंग कैपिटल नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे हम प्रोडक्शन का पी भी स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के लिए हमें पैसे चाहिए, और अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे, वर्किंग कैपिटल नहीं होगी, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट है ना, इसको प्रॉपर एक ऑपरेटिंग साइकिल में समझाया हुआ है, ठीक है। इस ऑपरेटिंग साइकिल में हमारे 5 फेजेस आते हैं। सबसे पहला आता है कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू रॉ मटेरियल, कैश का रॉ मटेरियल में कन्वर्जन होना, मतलब वही रॉ मटेरियल परचेज होना, ठीक है। फिर दूसरा आता है रॉ मटेरियल का वर्क इन प्रोग्रेस में जाना, मतलब रॉ मटेरियल में अब काम शुरू हो गया है, ठीक है, उसमें वर्क होना शुरू हो गया है। तीसरा आता है इस वर्क इन प्रोग्रेस का फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होना, ठीक है। और फिनिश्ड गुड का ही फिर आगे जाके ट्रेड रिसीवेबल में कन्वर्जन होना, और फिर ट्रेड रिसीवेबल का ही आगे जाके कैश में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। इसको एक डायग्राम से बताया हुआ है। ध्यान से देखो, सबसे पहले कैश था हमारे पास, उसके बाद हमने कैश का क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को हमने वर्क इन प्रोग्रेस में लगा दिया, मतलब कि वर्क इन प्रोग्रेस इन द सेंस कि यहाँ पे काम होना शुरू हो गया है। फिर हमने इसको वर्क इन प्रोग्रेस को काम होते होते फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया। फिनिश गुड्स में जब भी कन्वर्ट हुआ तो हमने क्या किया, इसको ट्रेड रिसीवेबल में डाल दिया, और यहाँ से क्या हुआ, हमारा कैश में फिर दोबारा से कन्वर्ट हो गया हमारा जो पैसा था वो। इसके बीच में जितने भी कट लगा रखे हैं ना, जितने भी क्रोसेस हैं, ये होते हैं हमारे टाइम लैब, ठीक है। ये होता है हमारा टाइम लैब, जिसमें कि जितना भी टाइम है ना, इसमें जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो हमारे जो मीट करेगा, वो कौन करेगा, वर्किंग कैपिटल इसको मीट करेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल, जिसमें साफ साफ दिखा रखा है कि हमें वर्किंग कैपिटल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर आता है हमारा टाइप्स में, जो हमने पीछे बताए थे ना 2 टाइप्स, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को यहाँ पे वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी बोल रखा है, ठीक है। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब पहले आता है हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल। देखो, हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल्स था उसमें जो मैंने वो कट लगा रखे थे, उसमें क्या था कि वो हमारी नीड थी कि जो ये टाइम लैप है ना, इसमें जो भी हमें पैसा चाहिए होगा वो वर्किंग कैपिटल ला के देगा। लेकिन जो ये पैसा होता है ना, यही हमारा कहलाता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। मतलब कि जब हम डे टू डे ऑपरेशंस को कैरी करते हैं बिज़नेस में, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को ओवरकम करने के लिए जो हम वर्किंग कैपिटल लगाते हैं उसको हम बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, या फिर रेगुलर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल होता है ना, इसको हम वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो हमारा परमानेंट जो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है ना, उसका लेवल एकदम सेट होता है कि भाई हमें इतना परमानेंट वर्किंग कैपिटल की नीड है। लेकिन टेम्परेरी जो वर्किंग कैपिटल होती है ना, ये फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी ये जब कभी ये परमानेंट के ऊपर चली जाएगी, कभी ये परमानेंट के नीचे आ जाएगी, मतलब ऊपर नीचे ये फ्लक्चुएट होती रहती है। सो बेसिकली ये होती क्या है, जब हमें परमानेंट वर्किंग कैपिटल के अलावा जब हमें एडिशनल कैपिटल चाहिए होती है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जब हमारे पास आती है, तो उसको जो पूरा करता है वो करता है हमारा
टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल या फिर वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ये अक्सर हमारे साथ कब होता है, जब हमारा कोई हमारा सीज़न चल रहा है या फिर जो हमारी सेल्स है ना वो बिल्कुल पीक पर है। उस टाइम पे क्या करना है हमको, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, स्टॉक भरना है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस एडिशनल वर्किंग कैपिटल को यूज़ करके हम स्टोर्स में अपना सामान इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो डिमांड है कस्टमर की हम वो पूरी कर सकें, ठीक है। तो ये होता है एडिशनल वर्किंग कैपिटल की नीड को जो पूरा करता है वो होता है हमारा टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल या फिर वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। इसको एक ना आगे ग्राफ से भी समझा रखा है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इस ग्राफ से बता सकते हो कि हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल ये है जो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है कांस्टेंट, और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कौन सी है जो ये ऊपर नीचे हमारी फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे क्या डालेंगे, टाइम, वाई पे हम डालेंगे अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे अमाउंट होगा, यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ पे होगा ओ मतलब कि ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। जो दिख रही है ना एरो, ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा क्या है, हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। बीच में जो फ्लक्चुएशन आ रही है ना, ये है हमारी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। स्टार्टिंग में देखोगे यहाँ पे इसने इस वाली सिचुएशन में इसने क्या किया है, इस नीड को पूरा किया है। फिर नीचे आते आते यहाँ पे ये इस लाइन को टच कर गई, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, इसने हमारी नीड को पूरा किया, फिर ये नीचे आकर टच हो गई, फिर इसने हमारी नीड को पूरा करके फिर ये नीचे टच हो गई। मतलब इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वर्किंग कैपिटल सेट करने में हमें दिक्कत देते हैं या फिर हम डिटरमाइन नहीं कर पाते सही से, ठीक है, क्या या फिर हमें जो डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सबसे पहला आता है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। जो हमारा बिजनेस एंटरप्राइज है ना, उसका क्या नेचर है, वो कैसी है, ठीक है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी जो वर्किंग कैपिटल है उसको ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। कैसे कि मान लो अगर हम कोई पब्लिक यूटिलिटी का काम कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होता है, वर्किंग कैपिटल की नीड बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर बड़े स्तर पे ही क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब फिक्स्ड एसेट्स में ये ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होती है इनकी। लेकिन जहाँ पे ट्रेडिंग होती है ना, जहाँ पे डे टू डे डेली लाइफ में हमें ज़रूरत है पैसे की, तो वहाँ पे क्या होता है, वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होती है। तो इसीलिए नेचर होता है ना जो बिज़नेस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें ये जानने में हेल्प करता है कि कहाँ पे हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा है और कहाँ पे उसकी नीड कम है, या फिर कहाँ पे उसकी नीड है ही नहीं। वैसे ऐसा होता नहीं है कि वर्किंग कैपिटल की नीड हो ही ना कहीं पे, लेकिन फिर भी नेचर ऑफ बिज़नेस इसको बहुत ज़्यादा क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अगला इसमें आता है साइज़ ऑफ बिज़नेस। देखो साइज़ का सिंपल फंडा है, लार्जर द साइज़ ग्रेटर वुड बी द नीड ऑफ द वर्किंग कैपिटल। पर जितना ज़्यादा आपका बिज़नेस बड़ा होगा उतनी ही वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होगी, जितना बिज़नेस छोटा होगा उतनी आपको वर्किंग कैपिटल की नीड क्या होगी, कम होगी। फिर आता है हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की बात की जाए तो जितना हमारा बिज़नेस एंटरप्राइज ग्रो करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ हमें क्या चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। और जितना हमारा जो भी है बिज़नेस मतलब कम ग्रो करेगा उतनी हमें उसकी कम नीड होगी। आप खुद देखो, अगर बिज़नेस हमारा ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मतलब उसमें काम ज़्यादा हो रहा है, मतलब डेली के खर्चे ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की नीड हमें ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन साइकिल की बात की जाए तो देखो प्रोडक्शन साइकिल में वही है जो हमने पीछे पढ़ा है ना, पूरा का पूरा वो ऑपरेटिंग साइकिल, वही हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल है। जितना हमारा प्रोडक्शन साइकिल बड़ा होगा उतनी ही हमें क्या होगी, वर्किंग कैपिटल की नीड होगी, ठीक है। उतनी ही क्या होगा, हमारा जो टाइम स्पैन होगा वो बढ़ जाएगा। उसी टाइम स्पैन के अकॉर्डिंग हमें वर्किंग कैपिटल की नीड को यहाँ पे पूरा करना होता है। जितना हमारा प्रोडक्शन साइकिल का टाइम स्पैन छोटा होगा या फिर जितना हमारा प्रोडक्शन साइकिल छोटा होगा उतनी ही वर्किंग कैपिटल की नीड हमारी भी स्मॉल होगी। फिर आता है बिज़नेस में फ्लक्चुएशंस। देखो जितनी ज़्यादा बिज़नेस में फ्लक्चुएशंस होंगी उतना ही हमारा वर्किंग कैपिटल मूव करेगा। जैसे कि मान लो कि बूम पीरियड है, बूम पीरियड मतलब जहाँ पे हमारी जो सेल्स है ना, हमारा जो बिज़नेस है वो मस्त चल रहा है, एकदम पीक पे चल रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो भी हमारी डिमांड होगी, ठीक है, वो हमारी बढ़ जाएंगी, जिस वजह से जो हमारा वर्किंग कैपिटल होगा वो भी हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, उसकी नीड इंक्रीज़ हो जाएगी। वहीं अगर हमारा डिप्रेशन फेज़ है, हमारा कुछ बिक ही नहीं रहा, कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो कुछ काम ही नहीं होगा तो फिर डेली बेसिस पे हमें नीड भी नहीं होगी वर्किंग कैपिटल की, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की नीड कम होती है, जहाँ पे बिज़नेस फ्लक्चुएशन डिप्रेशन में चली जाती है। फिर आता है हमारा प्रोडक्शन पॉलिसीज़। प्रोडक्शन पॉलिसीज़ में क्या होता है कि जो वर्किंग कैपिटल होती है ना उसकी नीड प्रोडक्शन पॉलिसीज़ में जानना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोडक्शन पॉलिसी में जैसे मान लो कि 2 सीज़न्स हैं,
ठीक है। 2 सीज़न में, एक सीज़न में ऐसा है कि हमें अलग-अलग टाइप के कपड़ों का सेल करना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर हमारी यहाँ पे क्या है, डिमांड मंथली चल रही है, कभी-कभी चल रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी वर्किंग कैपिटल नीड कम होगी, क्योंकि वहाँ पे सीज़नली काम चल रहा है, फिर कभी-कभी काम चल रहा है जब कस्टमर को नीड है तब। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्शन पॉलिसी ऐसी है जहाँ पे रोज़ ही काम चल रहा है धड़ाधड़, कोई भी यहाँ पे रुकावट में कोई मतलब है नहीं, कुछ भी रुकावट नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होगी। फिर आता है हमारा क्रेडिट पॉलिसी रिलेटेड टू सेल्स। देखो क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, सेल से रिलेटेड, मतलब कि हम दूसरों को कितना क्रेडिट में बेच रहे हैं, मतलब दूसरों को हम कितना उधारी पे बेच रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस वाली क्रेडिट पॉलिसीज़ में जितनी हम ये ज़्यादा होगी, मतलब जितना हम उधारी ज़्यादा देंगे उतनी वर्किंग कैपिटल की नीड हमें ज़्यादा होगी, क्योंकि आप खुद देखो, प्रोडक्ट बन गया, आपने आगे सेल किया, लेकिन आपने उनसे पैसे नहीं लिए, आपने उनको बोला कि चलो आप 10 दिन बाद दे देना, तो जो 10 दिन तक का खर्चा वो आप कैसे चलाओगे, वो आप फिर वर्किंग कैपिटल से चलाओगे। तो जितना बड़ा जितना ज़्यादा आपका ये होगा ना, क्रेडिट सेल्स आप ज़्यादा करोगे उतनी आपको वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होगी, और जितनी कम करोगे उतनी ही इसकी जो नीड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। फिर आता है इसमें परचेज़ को लेके क्रेडिट पॉलिसी। अब हमने सेल्स देख लिया, परचेज़ को लेके इसमें क्या क्रेडिट पॉलिसी होती है, परचेज़ मतलब कि हमें कौन कौन उधारी पे दे रहा है। मान लो अगर हमें हर जगह से उधारी पे सामान मिल रहा है बड़े आराम से, कि भाई इधर से भी उधारी मिल रही है, उधर से भी उधारी मिल रही है, तो हमें वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की नीड ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है उधारी से ले के सामान, हमें पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वो हमें उधारी पे मिल जा रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, वर्किंग कैपिटल नीड ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन जहाँ पे हमें उधारी नहीं दी गई वहाँ पे कौन काम आएगा, वर्किंग कैपिटल काम आएगा, ठीक है। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। देखो जितनी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी मतलब हमें चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी, हमें स्टॉक पर रखना है, इन्वेंट्री रखनी है, जितनी वो लार्ज होगी ना उतनी वर्किंग कैपिटल की नीड हमारी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, या फिर हमें और इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है रॉ मटेरियल को, तो उस सिचुएशन में हमें वर्किंग कैपिटल की नीड नहीं होती इतनी, ठीक है। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट फ्रॉम द बैंक्स। जो बैंक होते हैं, ठीक है, वहाँ से क्या होता है कि अगर हमें ईज़िली बैंक से क्रेडिट मिल जाता है, मतलब बैंक से ईज़िली हमें उधारी मिल जाती है, तो उस सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पैसा चाहिए होगा तो हम बैंक से ले लेंगे, ठीक है, बैंक हमें क्रेडिट दे देगा। लेकिन अगर हमें बैंक क्रेडिट नहीं देता, वहाँ से हमें कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ पे हमारे कौन काम आएगा, वर्किंग कैपिटल काम आएगा, ठीक है। फिर आता है इसमें अगला पॉइंट हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट। देखो वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है कि जितना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, उतनी ही क्या होगी, हमारी जो भी हमारी वर्किंग कैपिटल होगी ना उसमें और उतना ही ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा देखो प्रॉफिट होगा ना, उतना ही हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल के लिए अलग छुपा के या फिर अलग से ऐसे रख लेंगे निकाल के, कि भाई ये वाला जो अमाउंट है हम वर्किंग कैपिटल में डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि क्यों, वर्किंग कैपिटल तो हमारे काम आती है, इसीलिए। देखो लेवल ऑफ टैक्स में क्या होता है, जितना टैक्स हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है, उतनी ही हमारी वर्किंग कैपिटल की जो नीड होगी वो भी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो जितना ज़्यादा अमाउंट हमारा टैक्स का बढ़ जाएगा ना, उतनी ही क्या होगी, प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो वर्किंग कैपिटल में डालने के लिए कुछ होगा नहीं, तो क्या, तो हमारा वर्किंग कैपिटल कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। उस सिचुएशन में उसकी नीड होती है लेकिन हम उसको अरेंज नहीं कर पाते, ठीक है। फिर आएगा डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी में इसमें भी ऐसा ही है, अगर मान लो प्रॉफिट हुआ तो आपने डिविडेंड बांट दिया सब में, सारे शेयर होल्डर्स के बीच में, पैसा कुछ बचा नहीं, तो आप वर्किंग कैपिटल में क्या डालोगे, कुछ भी नहीं, वहाँ तो ज़ीरो, वहाँ तो आप कुछ डाल ही नहीं पाओगे, आपका जो बैलेंस ही ऑलरेडी ज़ीरो हो गया है, आपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांट दिया है। तो अगर मान लो आप डिविडेंड नहीं बांटते हो और अपने लिए रख लेते हो, मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए रख लेते हो, तो वहाँ पर हमारे वर्किंग कैपिटल का जो लेवल है वो हाई हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें आता है हमारा डेप्रिसिएशन पॉलिसी, ठीक है। अगर मान लो हमारा जो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है, मतलब डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम अपने प्लांट एंड मशीनरी पे, उसमें अगर मान लो कोई भी कैश हमारा बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो वो वर्किंग कैपिटल को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर सच्ची में पैसा बाहर जा रहा है तो वो डायरेक्टली हमारी वर्किंग कैपिटल को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। देखो जितना हमारा डेप्रिसिएशन का रेट हाई होगा उतना ही हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, और जितना प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हो जाएगा उतना ही कम हमारी वर्किंग कैपिटल में पैसा जाएगा, ठीक है। और वैसे इसका वाइस वर्सा कर दो, जितना हमारा डेप्रिसिएशन कम होगा उतना ही हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा और उतना ही हमारा वर्किंग कैपिटल में जाएगा। फिर आता है प्राइस लेवल चेंजेस, ठीक है। ये भी क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है हमारे
उसको वर्किंग कैपिटल को। अगर जितना हमारा प्राइस का लेवल हाई होगा ना, उतने ही फंड्स हमें क्या होंगे, रिक्वायर होंगे उसको मेंटेन करने के लिए। जितना उसका जो लेवल होगा वो कम होगा, और उतना ही हमें क्या होगा, उसकी कम रिक्वायरमेंट होगी, किसकी, वर्किंग कैपिटल की। लास्ट में फिर एफिशिएंसी के बारे में बता दिया थोड़ा बहुत कि भाई वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करना पड़ता है अच्छी एफिशिएंसी के लिए, अच्छे मैनेजमेंट के लिए। तो बस यही सब इसमें बातें बोल रखी हैं। तो ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। फिर आते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ एडुकेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कि हम अगर हमारे पास अच्छे अमाउंट में, मतलब प्रॉपर अमाउंट में वर्किंग कैपिटल है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहले आता है कि अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल है तो हम रॉ मटेरियल रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल होगा हमारे पास। हम अपनी फिक्स्ड असेट्स का प्रॉपर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये भी हमने पॉइंट पीछे पढ़ रखा है। कैश डिस्काउंट, हम क्या कर सकते हैं, कैश डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि पता है जब हमारे पास ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल के रूप में कैश पड़ा हुआ है तो हम दूसरों को क्या कर सकते हैं, इजीली कैश डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाती है। क्रेडिट रेटिंग का बढ़ने का मतलब होता है कि आप उधारी पे सामान बेच सकते हो आराम से, कि बेच तो कोई बात नहीं, अगर जो टाइम लैप आएगा उसके बीच में उसको कौन कवर कर लेगा, हमारी वर्किंग कैपिटल कवर कर लेगी। तो हम उधारी पे सामान बेचने की जो रेटिंग होती है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। फिर आता है एडवांटेज ऑफ फेवरेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जितनी भी बिजनेस फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए क्रिएट करता है, हम उसको क्या करते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा है। ठीक है, फिर आता है इसमें अगला पॉइंट, फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। प्रॉपर डिविडेंड को बांटने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि देखो अगर हमारे पास अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल पड़ा हुआ है तो जो भी प्रॉफिट आएगा हमारी फर्म को, जो भी मिलेगा, हम क्या बोलेंगे कि भाई हमारे पास तो वर्किंग कैपिटल है, आप ऐसा करो ये शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में बांट दो। फिर दूसरा नीचे आता है इसमें ऑब्टेनिंग बैंक लोन्स। अगर हमारी मतलब कि अच्छी खासी हमारे पास कैपिटल है तो ये हमारे वो बैंक लोन लेने में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि ना सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है। फिर होता है हमारे एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। देखो जितना अच्छा हमारा वर्किंग कैपिटल होगा उतनी ही हमारी क्या होगी, मैनेजमेंट अच्छे से काम करेगी, उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि उनको ये एक्सपेक्टेशंस होगी कि अभी जो हमें आगे आने वाले टाइम में जो भी हमें एक्सपेंसिव, जो भी हमें मतलब मिलेगा, ठीक है, पैसा वैसा मिलेगा या फिर जो भी हमें अमाउंट मिलेगा आगे जाके, वो क्या होगा, अच्छा मिलेगा, अच्छा होगा हमारे लिए, जिस वजह से उनका जो हमारा मोराल होता है मैनेजर्स का वो हाई हो जाता है काम करने के लिए। जितनी भी मान लो, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मीटिंग अनसीन कंटीजेंसीज, मतलब कि जो भी हमने अनसीन खतरे हैं हमारे लिए, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हमारे लिए जो भी वेस्टेज है या फिर जो भी हमें आगे जाके नुकसान होने वाले हैं, जो अनसीन है, जो हमें पता नहीं है, होंगे ही होंगे पर हो सकते हैं, तो उनको मीट करने के लिए भी क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। कौन? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब देखो एडुकेट का तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन इन एडुकेट या फिर एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखो अगर वर्किंग कैपिटल हमारे पास अच्छा है तो भाई अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। हम सबको पता है ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ जब हमारे पास होती है ना तो वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान देती है, अगर हम उसको सही से इस्तेमाल ना करें या फिर हम उसको सही से एफिशिएंटली उसके ऊपर ध्यान ना दें तो। ठीक है, पहला इसमें आता है डिसएडवांटेज कि ओके अगर हमारे पास एक्सेसिव है, दो इसमें टर्म्स है, एक्सेसिव और इनएडुकेट। इनएडुकेट का मतलब है कि जितनी हमें चाहिए ना उतनी हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, मतलब हमें चाहिए जितनी उतनी हमारे पास है नहीं। 10,000 की हमें नीड है लेकिन हमारे पास है सिर्फ 5,000, तो ये क्या हो गया, हमारी इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल हो गई। ठीक है, और एक्सेसिव क्या होगी कि चाहिए थी 10,000 मिल गई 20,000, तो ये क्या होगी, एक्सेसिव। तो एक्सेसिव इन्वेंट्री, देखो इसमें क्या होगा कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल एक्सेसिव होगी तो हमारी जो इन्वेंट्री होगी ना वो भी एक्सेसिव हो जाएगी, जो डेटर्स होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा प्रॉफिट है उस पर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, एक उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, फर्म क्या सोचेगी, अरे कोई ज़रूरत नहीं है प्रॉफिट कमाने की, कोई बात नहीं, पड़ा तो है इतना सारा पैसा, मतलब इतनी सारी कैपिटल पड़ी तो है, कोई बात नहीं, उसमें ऐड हो जाएगा, उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे और इनएफिशिएंसी आ जाती है मैनेजमेंट में। ठीक है, मैनेजमेंट फिर ना एफिशिएंटली काम नहीं करता, केयरलेस हो जाता है चीज़ों को लेके। ठीक है, और अगर हम इनएडुकेट की बात करें तो डिफ़िकल्टी, अगर हमारे पास मान लो कि पैसा चाहिए और है ही नहीं तो क्या होगा, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे हम। ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फिर क्या होगा, जो फिक्स्ड असेट्स होती है ना उसको हम फुली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। और जो भी फिर नीचे आते हैं हमारा मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, जितनी भी मशीनरीज हम उनको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उनको मेंटेन करने में हमें डिफ़िकल्टी आएगी, उसको चलाने में जो इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, लुब्रिकेंट जो भी चाहिए हम वो नहीं अरेंज कर सकते, ठीक है। फिर डिक्रीज़ इन द क्रेडिट रेटिंग, जो हमारी क्रेडिट रेटिंग होगी, जो उधारी अब तक बेच रहे थे वो क्या हो जाएगा, एकदम से बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा, हम नहीं उनको बेच पाएंगे, क्रेडिट पे हम नहीं दे सकते। फिर नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो भी हमारी फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए आगे आ रही थी, हमारे पास अब पैसा ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब कि मान लो हमारे पास कोई बड़ा ऑर्डर आया, हम उसको ऑर्डर को नहीं पूरा कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम मशीनरी सही से चला पाएँ, हम प्रोडक्शन सही से कर पाएँ। फिर आता है डिक्रीज़ इन सेल्स, इस वजह से क्या होगा, हमारी सेल्स घट जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हमें क्या होगा, डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि हमारे पास खुद के पास रखने को पैसे नहीं है, तो शेयर होल्डर्स में अगर हम कैसे बेचेंगे, शेयर होल्डर्स को हम कैसे उनका हिस्सा देंगे। फिर आता है डिक्रीज़ इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। फिर आगे आता है वर्किंग कैपिटल को फोरकास्ट करने की टेक्निक्स, यहाँ पे टोटल 5 ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल को फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको कंप्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, फिर आता है फोरकास्टिंग ऑफ करंट असेट्स एंड लायबिलिटी मेथड, फिर आता है कैश फोरकास्टिंग मेथड, फिर आता है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, फिर आता है हमारा लास्ट प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं हम यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम, पीछे इसका प्रॉपर बड़ा ही प्यारा सा टेबल था जिससे हमें सब कुछ क्लियर हो गया था कि पहले कैश से हम कैसे रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर उसको कैसे हम आगे वर्किंग प्रोग्रेस में जाते हैं, फिर कैसे उसका हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर ट्रेड रिसीवेबल और फिर दोबारा से कैश, ठीक है। तो वही सारा साइकिल यहाँ पे है। इस साइकिल में क्या होता है कि जितने भी हमें पैसे की ज़रूरत है इस टाइम लैप में, हमने कहाँ से पैसा लिया है, कहाँ से हमने पैसा, कहाँ पे हमने पैसा लगाया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, कैलकुलेट होगी, ठीक है। और वही है, जितना ज़्यादा हमारा ऑपरेटिंग साइकिल लार्ज होगा उतनी ही क्या होगी, लार्जर इन्वेस्टमेंट की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और जितना हमारा टाइम स्पैन हमारा छोटा होगा, मतलब जितना हमारा ऑपरेटिंग साइकिल छोटा होगा उतनी यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल की नीड कम होगी, ठीक है। और इस मेथड के बेसिस देखें ना कि किस किस बेस पे हम अपनी वर्किंग कैपिटल को अरेंज करते हैं, तो वही सारे यहाँ पे दिए हुए हैं कि रॉ मटेरियल को अरेंज करना, उसकी कॉस्ट, वेजेस हो गए, ओवरहेड हो गए, ठीक है। और जब कब तक हमारा जो मटेरियल है वो स्टोर में रहेगा, प्रोडक्शन पर्पस के लिए कब जाएगा, प्रोडक्शन साइकिल कैसे चलेगी, फिनिश्ड गुड्स कैसे होंगे, वो कहाँ स्टोर होंगे, कैसे हम क्रेडिट अलाउ करेंगे अपने मतलब कस्टमर्स को, कैसे ना टाइम लैग की पेमेंट को पूरा करेंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं किसमें, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में। फिर आता है हमारा अगला फोरकास्टिंग ऑफ द करंट असेट्स एंड लायबिलिटीज़ मेथड। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये फोरकास्ट करते हैं कि हमारी करंट असेट्स कितनी है और करंट लायबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से हम देखते हैं कि भाई हमें कितनी कितनी हमें वर्किंग कैपिटल की नीड होगी, ठीक है। करंट असेट्स देख लिया, करंट लायबिलिटी देख ली, हमने पहले भी पढ़ा था कि वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रोस में ये डेफिनेशन होती है कि भाई टोटल ऑफ करंट असेट्स, ठीक है। लेकिन नेट वाली में क्या बोलता है, एक्सेसिव ऑफ द करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। तो हम बस यहाँ पे वही पढ़ते हैं कि भाई एक्सेसिव है कि कम है, ज़्यादा है कि क्या है, ठीक है। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी मंथली रिक्वायरमेंट को या फिर हमारी ईयरली रिक्वायरमेंट को यहाँ पे हम पूरा करते हैं। फिर आता है कैश फोरकास्टिंग मेथड। इसमें क्या होता है, हम ना कैश के बेसिस पे अरेंज करते हैं कि भाई हमें इतनी वर्किंग कैपिटल की नीड हो सकती है, ठीक है, या फिर इतनी वर्किंग कैपिटल हमारी लगेगी। देखो कैश से कैसे, हमें कैश से ये पता चल जाता है कि भाई कितना कैश हमारी कंपनी में रिसीव हुआ है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव हुआ, और कितना कैश हमसे पेमेंट हुई है हमारी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई इतनी आई है और इतनी हमारी गई है, उस हिसाब से इतना वर्किंग कैपिटल हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आता है परसेंटेज ऑफ द सेल्स मेथड। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड में क्या होता है, ये ना की रेशियोज़ को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। मतलब जो हमारे की जो रेशियोज़ होते हैं ना, इंपॉर्टेंट रेशियोज़ होते हैं, उसको यहाँ पे ये इस्टेब्लिश करता है। और उन रेशियोज़ के हिसाब से हम ये देखते हैं कि कितनी हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी अगले साल। मतलब पिछले साल के हम कुछ की फैक्टर्स को उठाते हैं सेल्स के बेसिस पे कि भाई कितनी परसेंटेज हमें सेल्स हुई हैं, कि ज़्यादा हुई है कि कम हुई है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते हैं और हम पूरा करते हैं। लास्ट इसमें आता है हमारा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में क्या होता है, पिछले ईयर्स में जैसी भी हमारी बैलेंस शीट रही है, जैसा भी उसमें असेट और लायबिलिटी का लेवल रहा है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, एक बैलेंस शीट को प्रोजेक्ट करते हैं।
करते हैं हम, जिसमें हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं कि फ्यूचर डेट में इतनी है, अभी हमारे पास इतनी है तो फ्यूचर डेट में इतनी रह सकती हैं। उस हिसाब से हम उनके बीच में एक डिफरेंस देखते हैं कि भाई कितना डिफरेंस आ रहा है, और हम क्या करते हैं वर्किंग कैपिटल के अमाउंट को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। उसके डिफरेंस से हम वर्किंग कैपिटल के अमाउंट को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये थे हमारी कुछ टेक्निक्स जिससे हम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को, वर्किंग कैपिटल को हम यहाँ पे क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। ये चैप्टर अब यहीं पे फिनिश होता है। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में।